हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम समझेंगे कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने किस तरीके से हमें एटम के मॉडल को समझाया। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो हम रदरफोर्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में जो हमने काम किया जिसमें हमने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करी थी। अब उन्हीं रदरफोर्ड ने हमें एटम के बारे में कुछ बातें बताई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज हमारा पार्टिकल होता है जिसे हम बोलते हैं छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक एटम है और हम सबसे छोटा एटम जो होता है हमारा हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हम हाइड्रोजन से इसको समझते हैं। तो ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो ये है हमारा हाइड्रोजन। तो उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज, डेंस और बहुत छोटा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज, डेंस और बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज आपका नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज आपका पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन वैसे तो कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली हम उसे न्यूट्रल बोलते हैं। अब हमने क्योंकि हाइड्रोजन का लिया है तो इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है उसके अंदर स्फेरिकल डेंस पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, पहली बात। दूसरा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं इनके चार्ज की वजह से, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम को ये होल्ड करके रखता है। सिमिलर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिविटी है तो एटम को ये पकड़ के रखती है, लूज नहीं होने देती अपनी पकड़ को। इसको साधारण भाषा में आप इस तरीके से समझिए, ठीक। तीसरा, उन्होंने कहा कि एक एटम जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव था हमारा उतना ही नेगेटिव हो गया, और एटम जो है इसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। अब ये तो हमने हाइड्रोजन का कर लिया, एम्प्टी स्पेस होता है, ये कल हमने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में समझ लिया था, क्योंकि जो एंगल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब मान लीजिए मैंने हीलियम लिया, तो हीलियम में हमारे कितने होते हैं? हीलियम में हमारे होते हैं 2 एटम। तो हीलियम में हमारे 2 प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन पॉजिटिव, 2 न्यूट्रॉन होंगे, और हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 क्यों होंगे? क्योंकि हम हीलियम की बात कर रहे हैं और हीलियम में 2 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने हमें एटम के बारे में समझा दिया। अब रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है ये चारों तरफ घूमते रहते, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं लगातार। अब आप इस चीज़ में एक बात समझिए, हमने कहा कि रदरफोर्ड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? मान लीजिए ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ, और ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड कह रहे हैं घूम रहा है लगातार, गोल 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 घूम रहा है। अब घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इसकी मोशन जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। ऑब्वियसली मोशन तो एक्सेलरेट होगी। अब जब मोशन एक्सेलरेट हो रही है तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। एनर्जी को रेडिएट करने का क्या मतलब है? जब वो लगातार घूम रहा है तो उसकी स्पीड एक्सेलरेट होगी, स्पीड में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन हम एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये लगातार घूम रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो एक्सेलरेटेड हो रही है। अब जब वो लगातार एक्सेलरेटेड स्पीड से घूम रहा है तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगा। इसको साधारण भाषा में आप ये समझिए कि वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कुछ देर बाद धीमी हो जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी को लूज करते जा रहा है।
तो अगर एनर्जी उसकी स्पीड धीमी हो गई तो क्या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा या वो इतना धीमा हो जाएगा कि उसकी स्पीड नेग्लिजिबल हो जाएगी? रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाए। तो रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में एक ये ड्रॉबैक आया कि अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन से घूम रहा है और एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो किस पॉइंट पर इसकी एनर्जी जो थी वो कम होनी शुरू हुई और कितनी कम हुई, या फिर वो एनर्जी को रेडिएट ही नहीं कर रहा। और अगर एनर्जी को रेडिएट ही नहीं कर रहा तो मोशन एक्सेलरेटेड कैसे है? क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है तो एनर्जी रेडिएट होगी। तो एक ड्रॉबैक आया रदरफोर्ड की थ्योरी का ये। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इनकी स्पीड है वो उन्होंने स्पीड के ऊपर हमें कोई इसके ऊपर उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। अब नील बोर आए। नील बोर ने हमें क्या समझाया? नील बोर ने ये कहा हमें कि नील बोर, पहले हम नील बोर लिख लें, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो नील बोर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये सर्टेन ऑर्बिट का एक सर्टेन एनर्जी लेवल है। और उन्होंने कहा हर ऑर्बिट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जैसे ये ऑर्बिट 2 हो गया, ये आपका ऑर्बिट 1 हो गया, इस तरह से आपका मान लो ये ऑर्बिट 3 हो गया। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है। अब वो सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एक सर्टेन एनर्जी लेवल है। अब क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है तो वो एनर्जी को लूज नहीं कर रहा। क्योंकि वो एनर्जी को लूज नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो रही। ऑल्दो बोर ने भी ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन में घूम रहा है, लेकिन उन्होंने कहा वो एक सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है और वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल रहा। इसको समझाने के लिए देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो ये हमारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको उन्होंने नाम दिया शेल। तो जैसे कि के शेल, ठीक है, फिर आया आपका एल शेल, फिर आया आपका एम शेल, फिर आपका आया एन शेल। तो जो के शेल होता है उसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, ऑल्दो ये 8 में ही स्टेबल हो जाएगा, और एन के अंदर 32। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जो ये शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिन्हें हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है। उन्होंने इनको शेल को नाम दे दिए KLMN। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है, क्योंकि वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो एनर्जी लेवल को उसने होल्ड करके रखा है। ऑल्दो मोशन एक्सेलरेटेड है लेकिन एनर्जी को होल्ड करके रखा है, पहली पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एनर्जी लेवल फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से हमारा जुड़ा हुआ है, एंड देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन as long as they keep on revolving in the same energy level and the atom remains stable। मतलब उन्होंने कहा वो कोई एनर्जी एटम जो है वो लूज नहीं करेगा अगर वो सेम पाथ पर ही घूम रहा है, और एटम जो है वो आपका स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब है? एटम किसी भी तरीके से रिएक्शन के मोड में नहीं है। एटम किसी भी तरीके से रिएक्शन के लिए एफिनिटी नहीं दिखा रहा है। तो बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें उसकी एनर्जी की जो रेडिएशन है वो लिमिटेड है, और एनर्जी का लूज जो है वो ज़्यादा नहीं है, और मोशन एक्सेलरेटेड है। और इसी के साथ साथ उन्होंने हर ऑर्बिट को नाम दे दिए जो कि थे
KLMN शेल। तो K शेल के लिए हमारा जो एटम है उसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 हमारे एटम चाहिए। L शेल में 8 चाहिए। M में उसको चाहिए तो 18, लेकिन वो 8 में ही स्टेबिलिटी दिखा देगा, वो एफिनिटी नहीं दिखाएगा फर्दर रिएक्शन के लिए। और N में उसे 32 चाहिए, लेकिन क्योंकि M में यहीं पर स्टेबिलिटी उसने दिखा दी है तो स्टेबल हो जाएगा, तो वो कोई एफिनिटी नहीं दिखाएगा कि उसको रिएक्शन करना है। क्योंकि एफिनिटी नहीं दिखाएगा तो एनर्जी का रेडिएशन भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में ही घूमेगा, वो अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता है। तो ये नील बोर का हमारा एक्सप्लेनेशन था हमारे इलेक्ट्रॉन के पाथ को लेकर, जिसको उन्होंने शेल्स के हिसाब से नाम दिया। अब कल की क्लास में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम जो हमारे एटम होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।